Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is advantage of ratio analysis and what are the significance of ratio analysis, what are the types of ratio analysis. ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और मेथड्स के बारे में किया था। आज हम करेंगे एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस? फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति जो है उसका महत्व बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिखने की भी वही टेक्निक्स होती है कि जब हम उद्देश्य को लिख रहे हैं तो वहां पर उद्देश्य वर्ड का यूज करना है, और जब हम किसी के महत्व की बात करें तो हम उसकी महत्ता को व्याख्यान करेंगे। लगना चाहिए कि आप किसी की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। इंपॉर्टेंस का बताने का मतलब है किसी की तारीफ करना। रेशियो एनालिसिस टेक्निक के द्वारा भी हम वो सारी टेक्निक्स, इसके एडवांटेजेस बताएंगे कि इसके क्या एडवांटेज हैं और जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो तो बाद की बात है, परंतु पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो बात आती है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स। तो जिसमें नंबर एक ऑब्जेक्टिव है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर एक, आप सभी जानते हैं कि जितनी भी टेक्निक्स हैं, अभी तक भी आप लोगों ने टेक्निक्स पढ़ी और ये टेक्निक्स भी आप पढ़ेंगे, इन सभी टेक्निक्स का मेन मोटिव है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम ही इसलिए किया जाता है कि यू वांट टू नो, आप अंत में व्यवसाय की समीक्षा करना चाहते हैं। यू हैव टू एनालाइज करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी थी, परंतु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको किसी पर्टिकुलर डेट की वित्तीय स्थिति के बारे में बताती है। ये कंपैरिजन के बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं देती है। इस टेक्निक के द्वारा हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। रेशियो एनालिसिस टेक्निक also help to analyze the business transaction and you want to know the financial and profitability condition of the business. उसके बाद अगला जो है एनालिसिस करने के बाद सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटे को सिंप्लीफाई करना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटे को सिंप्लीफाई करना जो है रेशियो एनालिसिस टेक्निक का जो है एक कार्य है कि बहुत से बड़ी बड़ी रकमों को सिंपल वे में, परसेंटेज वे में या टाइम्स वे में, रेट वे मेथड के द्वारा या प्रोपोर्शनेट में आपको दिखाते हैं, जिससे आपको एक जो रिज्ड डाटा या जो कॉम्प्लेक्स डाटा आपको लगता है उसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी टेक्निक्स में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं जब हम, तो रेशियो एनालिसिस टेक्निक आपकी प्लानिंग करने में और आपकी फोरकास्टिंग करने में, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस की व्हाट इज टू बी डन, कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, और उस बात के लिए आपकी हेल्प करती है रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स। किस प्रकार से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं और आप उस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस टेक्निक जो है वो फोरकास्टिंग और प्लानिंग में भी आपकी हेल्प करती है। उसके बाद हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय में कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, उन कमजोर पहलुओं को स्ट्रेंथ देनी होती है। वीक स्पॉट होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको कैसे स्ट्रेंथ और अधिक स्ट्रेंथ दी जाए, या वो वीक स्पॉट जो बिजनेस से खत्म कर दिए जाए और स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ कैसे दी जाए, रेशियो एनालिसिस टेक्निक के द्वारा ये भी संभव है। हम टेक्निक से हम कमियों को पता करते हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, या उन कमियों को कैसे और अधिक स्ट्रेंथ दी जा सकती है। स्ट्रेंथ देने का मतलब है कि अपनी स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ देना और कमियों को दूर करने की कोशिश करना। रेशियो एनालिसिस टेक्निक आल्सो हेल्पफुल एट दैट स्टेज। ठीक है जी। उसके बाद ये बोलते हैं कंपैरिजन। अब कंपैरिजन आप सभी जानते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कंपैरिजन करता है। किसका? अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ, या अपनी फर्म के पिछले वर्ष के डाटे के साथ इस वर्ष के डाटे के साथ, और जिसके आधार पर आप इस कंक्लूजन पे या इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर बिजनेस क्या है। तो इस बात को जानने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेशियो also analyze and interpreting the business result. You want to know the result of the business, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन है चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके लिए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स आल्सो हेल्पफुल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद अगला है फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल साउंडनेस आप सभी जानते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जनरली मिड टर्म भी होती है, परंतु हम फाइनेंशियल पोजीशन को जनरली दो भागों में बांट देते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। what are the short term financial position of the business? If you want to know the short term financial position of the business, आप क्या करते हैं, करंट रेशो का या क्विक रेशो का यूज करते हैं, जिससे हमें व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का पता लगता है,
इसी प्रकार से हम दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो या प्रॉफिट रेशियो या टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म रेशियो आदि रेशियो का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का या फाइनेंशियल साउंडनेस का पता लगता है। तो इस प्रकार से ये आपकी उसके बाद इफेक्टिव कंट्रोल, अगला जो है वो है इफेक्टिव कंट्रोल कि अगर आपने व्यवसाय पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के सारे कार्य जो है करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को बिजनेस को कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे किस चीज को कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल करने का मतलब है कि यू हैव टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, कि आपको सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। तो रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स आल्सो हेल्प फॉर कंट्रोलिंग द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, कि आपकी इफेक्टिव कंट्रोल कैसे हो उसके बारे में जो आपकी हेल्प करता है। तो ये थे आपके कि किस प्रकार से जो है इसके आप लोगों ने इसके एडवांटेज पढ़े। उसके बाद सिग्निफिकेंस आप सभी जानते हैं, वेरियस पार्टी, देयर आर लॉट ऑफ पार्टी इन द बिजनेस, चाहे वो आपका इन्वेस्टर है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे कस्टमर है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आपकी कोई अन्य वित्तीय संस्था है, उन सभी के लिए इसका महत्व है। इन्वेस्टर के लिए क्या महत्व है, इन्वेस्टर आप सभी जानते हैं कि पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, कि जो बंदा व्यवसाय में पैसा लगाता है उसको आप इन्वेस्टर बोलते हैं। और सबसे मेन मोटिव इन्वेस्टर का ही होता है, चाहे वो ओन हिमसेल्फ है, चाहे अदर पार्टीज है जो व्यवसाय में इंटरेस्ट पैसा लगाती हैं, उन सभी का इंटरेस्ट होता है कि उनका पैसा जो है उसके बदले में उन्हें रिटर्न अच्छी मिले। अगर शेयर होल्डर के रूप में लगाया तो आपको डिविडेंड अच्छा हायर रेट में मिलना चाहिए, अगर आपने इंटरेस्ट डिवेंचर के रूप में लाया तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर आप पार्टी हैं लोन देने वाली तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अर्थात सिंपल सी बात है, क्योंकि इन बार इसके बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी बड़ा डिटेल में आपको बताया था कि बहुत सारी पार्टीज होती हैं कि व्यवसाय में जो इंटरेस्ट रखती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इंटरेस्ट रखती हैं, चाहे वो आपका मैनेजमेंट है, चाहे ओनर है, चाहे इन्वेस्टर है, चाहे क्रेडिटर्स है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, चाहे टैक्स अथॉरिटी है, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो है, चाहे आपका टैक्सेशन अथॉरिटी है, चाहे आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक्स हैं। तो वो सारी की सारी पार्टीज जो है वो व्यवसाय की साउंडनेस, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन, व्यवसाय की ओवरऑल एफिशिएंसी और व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती हैं। और ये सारे टेक्निक्स, रेशियो एनालिसिस टेक्निक जो है इन सब के लिए जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि बार बार भी वही, हर वीडियो के अंदर भी बार बार वही, अगर उन चीजों का व्याख्यान बार बार किया जाए, टेक्निक्स वही है, ये टेक्निक्स थोड़ी चेंज हुई, मतलब वो आपकी कंपैरेटिव और कॉमन साइज थी, यहाँ ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक थी, यहाँ पर आपकी जो टेक्निक्स है वो रेशियो एनालिसिस टेक्निक है। रेशियो एनालिसिस टेक्निक भी आल्सो हेल्प करती है इन वेरियस पार्टीज की, किस प्रकार से जो है इनके लिए जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब बात आती है सिग्निफिकेंस के बाद लिमिटेशंस भी आप पिछले चैप्टरों से पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो चलते अभी तक भी आप पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस। एक दो लिमिटेशंस नहीं है, बाकी सारी लिमिटेशंस लगभग वही यूज होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, कई लोग इसको डिसएडवांटेज भी बोल देते हैं, तो डिसएडवांटेज नहीं बोलते हैं बल्कि इनको सीमाओं की संज्ञा दी जाती है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किन सीमाओं में रहकर जो है, क्योंकि जो डिसएडवांटेज है उसको का ठीक करना जो है वो मुश्किल होता है, परंतु लिमिटेशंस को जो है वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स? रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स की लिमिटेशंस क्या है? तो जिसमें आप सभी जानते हैं, नंबर 1, फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो। हम जब रेशियो एनालिसिस टेक्निक को जो अडॉप्ट करते हैं तो हम डाटे को यूज करते हैं। डाटा आर द रॉ फैक्ट्स। डाटा जो होते हैं वो आपके पास एक इंफॉर्मेशन देने वाली सिस्टम होता है। यदि इन डाटे का आपने सही इस्तेमाल किया है, सही डाटे से सही रिजल्ट मिलेगा, अगर गलत डाटा है तो गलत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो, कि जो आपका अगर डाटा ही गलत है और उसके आधार पर आप रेशियो एनालिसिस टेक्निक को अपनाते हैं तो उसके आधार पर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमेशा ही झूठी होगी। तो फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो। उसके बाद लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। आप सभी जानते हैं कई बार हम क्या करते हैं कि एक सिंगल रेशियो का यूज किया और जिससे हम व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन के बारे में या व्यवसाय की सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताते हैं, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति के बारे में बताना है, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, you use only a single ratio, and that is the current ratio. Current ratio show the relationship between current asset upon current liability. This ratio show that the short term financial position of the business is very good. But जब आपने क्विक रेशियो का, अगर आप सिंगल रेशियो का यूज के साथ साथ क्विक रेशियो का यूज करने लगे
तो आपने देखा कि व्यवसाय में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इतना ज्यादा है कि जिससे आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी है, परंतु क्विक रेशियो जब आपने निकाला तो उससे क्या हुआ कि व्यवसाय की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है अच्छी नहीं हुई, सेटिस्फैक्टरी नहीं हुई। इसका मतलब है कि अगर आप सिंगल रेशियो से कोई लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो, यदि आप सिंगल रेशियो से कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वह कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप इस चीज से भी बचें। उसके बाद अगला जो है वो है लिमिटेड कंपेरेबिलिटी। अब अगर दो बिजनेस हैं, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है, उनके द्वारा अगर हम वित्तीय गुणों का विश्लेषण करेंगे और जिसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वह भी गलत हो सकता है, क्योंकि इफ द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ या अपने फर्म का पिछले वर्ष के डाटे के साथ, तो अगर आप जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं यदि वह सही नहीं है तो उसके आधार पर भी जो आप वित्तीय गुणों का विश्लेषण करेंगे तो वह भी जो है गलत हो सकता है। तो लिमिटेड कंपेरेबिलिटी होती है, अर्थात सेम अकाउंटिंग पॉलिसी के कारण भी जो है गलत हो सकता है। उसके बाद डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट टर्म्स। आप लोगों को पिछले चैप्टर के अंदर भी बताया था कि जिसको आप बोल सकते हैं पर्सनल जजमेंट, पर्सनल ब्यास जिसको आप बोल सकते हैं, कि किसी भी चीज के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। कि जैसे अकाउंटेंट जब आप अकाउंटिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो कोई बोलता है कि जो रेशियो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाए या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस निकाला जाए, जो रेशियो निकाला जाए। कुछ ये बोलते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस निकाला जाए, वही व्यवसाय की सही इंडिकेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को दर्शाता है। तो इस प्रकार के पर्सनल ब्यास होने के कारण भी जो है कई बार हम जब कंक्लूजन करते हैं तो वह भी जो है गलत हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद ये बोलते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं प्लस वन से कि ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मींस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन रियल लाइफ इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सभी जानते हैं कि जो भी आप व्यवसाय में इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है उनके अंदर केवल मात्र उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हो, अमौद्रिक व्यवहारों का लेखा जोखा नहीं किया जाता। जैसे कर्मचारी की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स, कई प्रकार के रूल और रेगुलेशंस हैं, उन सारों को का व्यवसाय पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि इनका मौद्रिक मूल्य न होने के कारण इन्हें व्यवसायिक लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए कहा जाता है कि ये भी इसके अंदर लिमिटेशंस है, एक सीमा है। उसके बाद अगला जो है इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। हमारे पास जो डाटा दिया होता है वो एक हिस्टोरिकल डाटा होता है। हिस्टोरिकल डाटे में जो प्राइस लेवल चेंज हुआ, बिजनेस के अंदर जो फ्लक्चुएशन हुई, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें चेंजिंग जो लेवल होना चाहिए वो देखना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं किया जाता। ये भी जो है इसकी सीमा मानी जाती है, ये भी इसकी लिमिटेशन मानी जाती है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। कोई रेशो कितना है और वह रेशो कितना आने के बाद बहुत बढ़िया रेशो है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फेयर जो स्टैंडर्ड है, रूल है, वो फिक्स नहीं किया गया है। इससे ज्यादा हो, इससे कम हो, इतना हो, इतना कम हो या इतना ज्यादा हो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं बताया गया है। ये भी इसके अंदर एक कमी है कि कोई स्टैंडर्ड एक रूल नहीं बताया गया कि इस रेशो को बड़ा सेटिस्फैक्टरी या बहुत अच्छा रेशो मानेंगे, तो ये भी जो है इसके अंदर जो है कमी है। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग। आप सभी जानते हैं यदि मालिक चाहता है कि व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाई जाए तो ऐसा भी संभव है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बढ़ाना है, नेशनल नेट प्रॉफिट को बढ़ा दो और आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी आ जाएगी, क्योंकि उसके आधार पर हम जब सेल या कोई भी अन्य जितने भी रेशियो हैं जिसमें अगर आप किसी प्रकार की गड़बड़ी करना चाहें और आप अकॉर्डिंग टू ओनर या अकॉर्डिंग टू अदर पार्टी जो आप उसको दिखाना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग इज आल्सो पॉसिबल इन अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर ये भी जो है वो संभव है। तो ये चीज आपकी कि किस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव थे, एडवांटेज थे, सिग्निफिकेंस थे और लिमिटेशंस थी। उसके बाद अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो जिसको आप बोल सकते हैं टाइप्स की जगह क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। नंबर 1, क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार बात करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन और क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रेशियो को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो कैसे की जाती है। क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार पुराने लोग
रेशो किस प्रकार से क्लासिफाई करते थे, जिसके लिए उन्होंने इनको 3 भागों में बांटा। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट रेशो, या बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशो। इनकम स्टेटमेंट रेशो का मतलब होता है कि ऐसे रेशो जिसमें दोनों आइटम है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, उसको बोलते हैं आप इनकम स्टेटमेंट रेशो। जिसमें दोनों आइटम है, मतलब एक आइटम को दूसरी आइटम से डिवाइड किया जाता है, जिसमें दोनों आइटम जो है वो किससे हो जी, दोनों आइटम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो, तो उसे आप इनकम स्टेटमेंट रेशो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट रेशो, जो आपको यहां बताया था भी नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो में नेट प्रॉफिट भी किससे है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और नेट सेल भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसका मतलब जिसमें दोनों आइटम है जो है वो कहां से हो, इनकम स्टेटमेंट से हो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो, तो उसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशो। जैसे आपको नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ये सारे रेशो जो है, या कोई एक्सपेंसिव रेशो है, ये सारे के सारे रेशो जो है वो कौन से रेशो है, आपके इनकम स्टेटमेंट रेशो है। दूसरा रेशो है ये आपका पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो या बैलेंस शीट रेशो। पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो का मतलब होता है कि जिसमें दोनों आइटम है कहां से हो, बैलेंस शीट से हो, तो उसे आप बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये रेशो था करंट रेशो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें करंट असेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है। तो करंट असेट बैलेंस शीट के आइटम है, करंट लायबिलिटी इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें दोनों ही आइटम है कहां से हो जी, बैलेंस शीट से हो, उसे आप क्या बोलते हैं, पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो बोलते हैं। उसके बाद अगला रेशो है जी आपका इंटर स्टेटमेंट रेशो। इंटर स्टेटमेंट रेशो का मतलब होता है कि जिसमें एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एक आइटम बैलेंस शीट से हो, इसे बोलते हैं इंटर स्टेटमेंट रेशो। जैसे आप लोगों ने यहां पढ़ा क्या जी, डेट टर्नओवर रेशो, नेट डेट सेल रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द एवरेज डेट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और एक आइटम कहां से हो जी, बैलेंस शीट से हो, जितने भी टर्नओवर के रेशो हैं, जनरली जितने भी टर्नओवर के रेशो हैं, एक दो रेशो को छोड़कर, वो सारे के सारे रेशो जो है वो इंटर स्टेटमेंट रेशो का है। जैसे डेट टर्नओवर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, करंट असेट टर्नओवर रेशो, ये रेशो जो है वो इंटर स्टेटमेंट रेशो है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि हम क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रेशो को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट रेशो, नंबर 2 पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो, एंड द थर्ड वन इज इंटर स्टेटमेंट रेशो। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार रेशो को 4 भागों में बांटते हैं आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रैक्टिकल होंगे हम, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो है आधुनिकता में जीना चाहता है, मॉडर्न लाइफ जीना चाहता है। आप भी, आप लोगों का भी व्यवहारिक जीवन भी वैसी है, आप किसी बुढ़े की तरह अपना जीवन नहीं जीना चाहते, आप यंग है तो यंग जीना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार हम रेशो को, यदि भी डिवाइडेशन बताई गई है भी इस प्रकार से क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रेशो को 3 भागों में बांटा गया है। दैट इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज। when you are attempting any type of practical question, you adopt modern classification of ratio according to modern approach। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार रेशो को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो, नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, नंबर 3 टर्नओवर रेशो, एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो पहला रेशो जो आपका है वो लिक्विडिटी रेशो है, फिर सोल्वेंसी रेशो है, फिर टर्नओवर रेशो है, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। तो लिक्विडिटी रेशो को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है, हम बारी बारी से इनका सारा पूरा वर्णन आपको बताएंगे। लिक्विडिटी रेशो का इज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी रेशो इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। एक प्रकार का ऐसा रेशो जो व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। इस रेशो को 2 भागों में बांटा जाता है, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। उसके बाद द सेकंड रेशो इज सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। The ratio which tells you about the long-term financial position of the business, and it include debt equity ratio, total asset to debt ratio, and proprietary ratio. Generally 3 रेशियो इसके अंदर शामिल किया जाता है, 2 रेशियो इसके अंदर शामिल किया जाता है। And the third one is turnover, activity or performance ratio. Turnover ratio is also called activity ratio, that is also called performance ratio. The ratio which tells you about the activity position and the performance of the business is called activity ratio or turnover ratio or performance ratio,
these ratio include. In this ratio, the following ratio will be included, that is debtor turnover ratio, creditor turnover ratio, stock turnover ratio, working capital turnover ratio, fixed asset turnover ratio, करंट asset turnover ratio आदि जितने भी प्रकार के रेशियो है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद अगला जो रेशियो है वो है जी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, द रेशियो व्हिच टेल्स यू अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ द बिजनेस। इट इंक्लूड ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, एंड देयर आर सम अदर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिविडेंड पर शेयर रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। These type of ratio are included in the profitability ratio। तो ये सारे रेशियो इनका बारी बारी से हम वर्णन करेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट रेशियो है, ध्यान रखना इस बात का। यदि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ आता है तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसके अंदर क्या आइटम आएगी वो फॉर्मूला याद रखना, और क्या करंट असेट के अंदर कौन सी आइटम है, करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी आइटम है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर कौन सी आइटम है, शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन सी आइटम है, नेट असेट क्या होता है या टोटल असेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं। इसका बारी बारी से आपको पूरा डिटेल में वर्णन बताया जाएगा और जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार रेशियो को हम जो 4 भागों में बांटते हैं उसके अनुसार किस प्रकार से जो है हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और किस प्रकार से इसके हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे वो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. Thank you.